गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस का है। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस जब हम लगाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशंस के रूप में नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल फ्रैक्शंस आज सब टर्म का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट नॉर्मलता क्या है, मोलरता क्या है, मोलरिटी क्या है, मोल फ्रैक्शंस क्या है, ये सब क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, तो जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी हम इस टॉपिक को डील कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। ठीक है, तो देखें इस टॉपिक्स में कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस में एक टर्म्स आते हैं स्टोइकियोमेट्री क्या है। तो स्टोइकियोमेट्री को डील करने के लिए कोई बैलेंस केमिकल रिएक्शंस है और उस बैलेंस केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मात्राओं के बीच में जो संबंध होता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, वही स्टोइकियोमेट्री कहलाता है। क्लियर हो गया कि किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच मात्राओं के बीच में जो संबंध होता है वही क्या कहलाता है, स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्री कहलाता है। और साथ ही साथ उस बैलेंस केमिकल रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट के जो मोल हैं या प्रोडक्ट के जो मोल हैं, वह मोल की जो संख्या होती है वह मोल की संख्या क्या कहलाएगी, स्टोइकियोमेट्रिक क्वांटिटी कहलाती है। क्या कहलाएगी, स्टोइकियोमेट्रिक क्वांटिटी कहलाती है। तो ये क्लियर हो गया स्टोइकियोमेट्री है क्या वास्तव में। स्टोइकियोमेट्री किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मध्य मात्राओं के बीच में संबंध को व्यक्त करती है, वही क्या कहलाती है, स्टोइकियोमेट्री कहलाती है। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मोल होता है वह मोल क्या कहलाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक क्वांटिटी कहलाती है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहलाती है। ये कोएफिशिएंट्स किस रूप में हो सकता है, या तो रिएक्टेंट की मात्रा क्या है, अणुओं की संख्या क्या है, या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मोल क्या है, वही संख्या उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहलाती है। ओके, तो कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस यानी यहाँ पे जो भी कैलकुलेशंस होना है वो सारा का सारा कैलकुलेशंस किस पे डिपेंड है, ये केमिकल इक्वेशन पे डिपेंड है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहे हैं और आप इस एग्जाम्पल को अच्छी प्रकार से देखिएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। तो चलिए आप क्वेश्चंस को नोट करते चलें। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन उतारते चलेंगे आप लोग। 24.5 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट यानी KClO3 का पूर्ण अपघटन करने पर ऑक्सीजन गैस की कितनी मात्रा, गैस की कितनी मात्रा बाहर से प्राप्त होगी, एक तो क्वेश्चन हमारा ये हो गया। फिर कह रहा है एनटीपी पर गैस का आयतन क्या होगा। फिर कह रहा है एनटीपी पर गैस का आयतन क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पे दिया है पोटेशियम का परमाणु 39, क्लोरीन 35.5 और ऑक्सीजन दिया है 16। ठीक है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन यही है कि 24.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड का हम कंप्लीट डिकम्पोजिशन करते हैं और डिकम्पोजिशन करने पर ऑक्सीजन गैस की कितनी मात्रा बाहर से प्राप्त हुई, यानी कि हमारे पास 24.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड है और इस 24.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को हम पूर्ण अपघटित कर दें, पूर्ण डिकम्पोज कर दें,
तो ऑक्सीजन गैस की कितनी मात्रा बाहर से प्राप्त होगी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। यह क्वेश्चन किसके आधारित है? कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? केमिकल इक्वेशन बनाएंगे। ये पोटेशियम क्लोराइड जो है, पोटेशियम क्लोराइड यानी KClO3 का हम अपघटन कर दें, पूर्ण अपघटन कर दें, तो ये होगा किसमें अपघटित हो जाएगा? पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में। अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर ले। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं और यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। और ऐसा करने के बाद यहाँ पे 2KCl हो गया, यहाँ पे भी लिख देंगे 2KCl। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये पोटेशियम कितना 39 है, क्लोरीन 35 में 5, ऑक्सीजन 16 है। ठीक है, अगर हम सबका एक साथ ले लें तो कितने मोल है? कितने कॉम्प्लेक्स इसके 2 गुणे इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा 122.5 का कैलकुलेट कर लेना, तो ये हो जाएगा 245 ग्राम। ठीक है, 245 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड का पूर्ण अपघटन करने पर कितने ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होंगे? यानी 3, और ये क्या होगा? एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 गुना 32, यानी कितना हो जाएगा? 96 ग्राम। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस इट इज क्लियर है 245 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड का जब हम कंप्लीट डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो 96 ग्राम क्या प्राप्त हो रहा है? ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है। तो हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि 24.5 ग्राम का अपघटन करने पर कितने ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होंगे। तुम लिख सकते हैं, क्योंकि 245 ग्राम KClO3 का पूर्ण अपघटन करने पर कितने प्राप्त हो रहे हैं? 96 ग्राम O2 प्राप्त होती है। तो हम 1 ग्राम की बात कर लें, 1 ग्राम KClO3 का हम पूर्ण अपघटन करें, कितना होगा? 96 डिवाइड बाय कितना? 245 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है तो बताओ 24.5 ग्राम KClO3 का अपघटन किया जाए। तो अब यहाँ पे 24.5 ग्राम KClO3 का अपघटन करें तो अपघटन करने पर क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ पे 24.5 गुणे 96 बटे क्या? 245। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद में जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा? वो होगा 9.6। ये वन टाइम में ये कितने टाइम आ जाएगा? 9.6 ग्राम क्या होगा? ये ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक आंसर आपका ये आ गया कितना? ये आ गया 9.6 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होंगे। एक तो हमारा ये हो गया कि कितनी मात्रा बाहर से प्राप्त होगी, यानी कि 24.5 ग्राम KClO3 का पूर्ण अपघटन करने पर कितना प्राप्त होगा? 9.6 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा। ओके, इसके बाद कह रहा है क्या? इसके बाद कह रहा है कि NTP पर गैस का आयतन क्या होगा। अब इसको कम करिए, फिर बताता हूँ आपको आयतन। चलिए इसको उतार लिया, मिटाता हूँ। रेशंस बना दे 2KCl प्लस क्या 3O2। ठीक है, अब ये NTP पर गैस का आयतन क्या होगा? और हम जानते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये कितना है? 2 गुणे 122.5 इक्वल्स 245 ग्राम। 245 ग्राम KClO3 का पूर्ण अपघटन करने पर NTP में कितने मोल? 2 मोल, सॉरी 3 मोल और 1 मोल का आयतन कितना होता है NTP पे? 22.4 3 गुणे 22.4। ठीक है,
यानी इतना आयतन प्राप्त होगा एनटीपी पर। तो हम लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं कि 245 ग्राम KCO3 का अपघटन करने पर एनटीपी पर O2 की मात्रा कितना है, 3 × 22.4 लीटर। ठीक है, तो 1 ग्राम KCO3 का अगर अपघटन करते हैं तो क्या होगा, 3 × 22.4 बटे कितना, 245। तो हमें निकालना कितने पे, हमें निकालना 24.5 पे है, यानी 24.5 ग्राम का ही आप अपघटन करते हो तो एनटीपी पर ऑक्सीजन की मात्रा कितना होगा, तो 24.5 × 3 × 22.4 बटे क्या, 245। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये पॉइंट 1 टाइम में कैंसिल हो गया। अब ये होगा 4 × 12 2 × 6 7 और 2 × 6 141, यानी कि 6.72 लीटर। यानी एनटीपी पर ऑक्सीजन की मात्रा कितना हो जाएगी, 6.72। तो देखिए वेरी सिंपल है। इस टाइप के जो कैलकुलेशंस होते हैं वो सब कुछ किसके डिपेंड होते हैं, केमिकल इक्वेशंस पे। यदि हमारा केमिकल इक्वेशन सही है तो हमारा रिजल्ट भी क्या होगा, रिजल्ट भी बिल्कुल करेक्ट ही होगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ है, आप थोड़ा ध्यान से देखते रहें। बस ये है कि आप जो केमिकल इक्वेशंस बना रहे हैं वो सही हो, बैलेंस हो, उसके कोएफिशिएंट सही हो, और तभी जा करके हमारे आंसर भी सही आएंगे। यही हमारा क्या स्टोइकियोमेट्री है, यानी इस रिएक्शंस में ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो किसी बैलेंस रिएक्शंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मात्रा के बीच में जो संबंध होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मात्राओं के बीच में जो संबंध होता है, वही संबंध क्या कहलाते हैं, स्टोइकियोमेट्री कहलाता है। और इनके जो कोएफिशिएंट है ये क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक 2 3, ये क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक क्वांटिटी, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहलाते हैं। इट इज क्लियर है, ओके। तो इसको आप बता लीजिए। मैं अगले एग्जांपल पे चलता हूं, क्योंकि देखिए यहाँ पे एग्जांपल ही एक साधन है, आपको समझाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो क्वेश्चन को आप उतारते भी चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। एक डाइबेसिक अम्ल के, ध्यान से देखिएगा, एक डाइबेसिक एसिड, डाइबेसिक अम्ल के 6.3 ग्राम जल में विलीन करके विलयन का कुल आयतन करके विलयन का कुल आयतन 100 ml, कितना, 100 ml कर दिया गया, 100 ml कर दिया गया। ओके, फिर कह रहा है इस विलयन के 20 ml को पूर्ण उदासीन करने के लिए, पूर्ण उदासीन करने के लिए करने में n/5 NaOH के 10 ml लगे, के 10 ml की आवश्यकता पड़ी।
अम्ल का तुल्यांकी भार और अनुभार ज्ञात करो। अम्ल का तुल्यांकी भार व अनुभार ज्ञात करो। देखिए ये हमारे क्वेश्चंस बोर्ड पे हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जरा ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चंस कह रहा है कि एक डाई बेसिक एसिड, ठीक है, डाई बेसिक एसिड मतलब क्या कि ऐसा एसिड जिसकी बेसिसिटी कितनी हो, 2 हो, वह एसिड क्या कहलाएगा, डाई बेसिक एसिड कहलाएगा। एक डाई बेसिक अम्ल के 6.3 ग्राम जल में विलीन करके विलीन का कुल आयतन 100 ml कर दिया गया। इस विलीन के 20 ml को उदासीन करने में n/5 NaOH के 10 ml की आवश्यकता पड़ी। तो बताइए इस डाई बेसिक एसिड का तुल्यांकी भार और अनुभार क्या होगा। तो इसको थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया जाए ताकि समझ में आए। तो हम यहाँ पे दे रहे हैं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एक एसिड है जो कैसा है, डाई बेसिक एसिड, ठीक है, N=2, ठीक है। और इस एसिड की मात्रा कितनी है, 6.3 ग्राम, ठीक है। 6.3 ग्राम को आपने जल में क्या कर लिया, जल में विलीन करके इसका आयतन कितना कर लिया, 100 ml कर लिया, ठीक है। इसके 100 ml में 6.3 ग्राम क्या है, डाई बेसिक एसिड है। फिर कह रहा है कि इस विलीन के 20 ml इसमें से हमने क्या ले लिया, इसमें से हमने 20 ml बाहर निकाल लिया, ठीक है। 20 ml को उदासीन करने में, इसको उदासीन कर रहे हैं इससे n/5 NaOH के 10 ml से, कितने ml से, 10 ml से उदासीन कर रहे हैं। तो बताओ इस एसिड का EqWp क्या होगा और मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। 2 चीज क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा ये है कि एक डाई बेसिक एसिड 6.3 ग्राम को जल में घोल करके विलीन कर 100 ml कर लिया गया। इस 100 ml में से 20 ml लिया गया और इसके 20 ml को उदासीन करने के लिए n/5 NaOH के 10 ml की आवश्यकता पड़ी। तो बताइए इस एसिड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा और मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम ये जो कॉन्सेंट्रेशन आया है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है कि अभी ये 100 ml में कितने ग्राम एसिड है, 6.3 ग्राम एसिड है। तो 1000 ml में अर्थात कॉन्सेंट्रेशन किसमें निकालने, आप ग्राम पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन निकालने। चलिए कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं ग्राम पर लीटर में। देखिए 6.3 ग्राम, ठीक है ना, ऐसे कर लें। 100 ml विलियन में एसिड कितना है, 6.3 ग्राम एसिड है। तो हम 1 ml की बात करें तो 1 ml विलियन में एसिड मात्रा कितनी होगी, 6.3 डिवाइड बाय कितना, 100। 1 लीटर में कितना होगा, 1000 ml। 1000 ml में एसिड की मात्रा कितनी होगी, एसिड की मात्रा होगी 1000 × 6.3 बटे कितना, 100। ये 2 0 कैंसिल, इससे जो मल्टीप्लाई कितना होगा, ये 63 ग्राम पर लीटर। ये क्लियर हो गया, 63 ग्राम पर लीटर ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देख ले, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, कभी ये 100 ml में 6.3 ग्राम था, अभी क्या है 1000 ml में 63 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसके 20 ml को उदासीन कर रहा है NaOH n/5 NaOH का 10 ml। तो यहाँ पे एक नॉर्मलिटी इक्वेशन लगाते हैं। नॉर्मलिटी इक्वेशन क्या होगा, N1V1 इक्वल क्या, N2V2। ये मान लीजिए हमारा क्या एसिड के लिए है, N1V1 किसके लिए, एसिड के लिए। NaOH क्या है, बेस हमारा, ये बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे इस एसिड की नॉर्मलिटी नहीं पता है, वॉल्यूम पता है, तो लिख लिया हमने N1
इंटू इसका आता है कितना 20 लिख लिया इक्वल, ये बेस के लिए बेस की नॉर्मलता कितनी n/5 और n/5 कितना 0.2 और वॉल्यूम कितना है वॉल्यूम इसका 10। ठीक है, तो यहाँ से इसकी नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। तो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी, मैं यहाँ लिखता हूँ नॉर्मलिटी इक्वल क्या 0.2 इंटू 10 डिवाइड बाई क्या 20, तो क्या हो जाएगा 0 कैंसिल, यानी कितना 0.1, यानी इस एसिड की नॉर्मलता कितना हो गया, इसकी नॉर्मलिटी कितनी आ गई, नॉर्मलिटी आ गई 0.1। ये ध्यान देना, ठीक है ना, एसिड की नॉर्मलिटी कितनी आ गई 0.1। ठीक है, और जब 0.1 आ गया, अब यहाँ पे निकालना क्या हमें निकालना है क्या एसिड का तुल्यांकी भाग। ठीक है, तो हम जानते हैं एक फार्मूला हमारे पास क्या है, ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल क्या नॉर्मलिटी इनटू क्या EQ/WT। ठीक है, तो हमको पता है ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन दिया गया हमारे पास, तो कितना है 63 ग्राम, यही है। ठीक है, 63 इंटू नॉर्मलिटी भी कितना है 0.1 इंटू क्या EQ/WT भी निकालना है, तो EQ/WT इक्विवेलेंट वेट इक्वल क्या होगा 63.1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 630, तुल्यांकी भाग कितना आ गया 630 आ गया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये मालिका वेट निकालना है। तो मालिका वेट के लिए क्या होता है, तुल्यांकी भार इक्वल क्या EQ/WT इक्वल क्या, ये होगा मालिका वेट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या n। ठीक है, हमें निकालना क्या है, मालिका वेट निकालना है, तो मालिका वेट इक्वल क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कितना है 630 और n की वैल्यू कितनी है वहां पे 2, ये हो जाएगा कितना 0 6 और 6 12, यानी कि 1260। तो इसका जो मालिका वेट होगा वो कितना हो जाएगा 1260। ओके, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। एक बार मैं आपको बता दूं, यहाँ से 6.3 ग्राम ये जो एसिड है इसको डिजॉल्व किया गया 100 ml में एल्कोहल लिया गया, और इसके 100 ml में से 20 ml लिया गया, उसके 20 ml को उदासीन करने के लिए n/5 एटमॉस्फेरिक 10 ml की आवश्यकता पड़ती है। तो इस एसिड का तुल्यांकी भार क्या होगा और अणुभार क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट कर लें। तो हमने क्या किया कि जब 100 ml विलेन में एसिड की मात्रा कितनी है 630 ग्राम है, तो इसके 1 ml में कितना होगा, तो 1000 ml में क्या होगा 1000 ml में 63 ग्राम होगा, यानी 1 लीटर में 63 ग्राम एसिड। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया कि इसके 20 ml को उदासीन करने के लिए n/5, ठीक है ना, n/5 n को इसके 10 ml की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ से इस एसिड की नॉर्मलता निकालेंगे हम लोग। नॉर्मलता निकालने के लिए n1v1 इक्वल क्या n2v2, नॉर्मलिटी ही निकालनी है आपको, n1 इंटू क्या आगे कितना इसका 20 रख दिया, यहाँ पे n2 कितना आ गया n2 0.2 मतलब क्या ये n/5 है, इसका क्या 0.2 हो जाएगा ये। ठीक है, 0.2 इंटू क्या 10। ठीक है, तो यहाँ से जब आप n निकालेंगे तो क्या होगा 0.2 इंटू 10 अपॉन क्या 20, ये 2 टाइम में कट जाएंगे और फिर क्या 0.1 आ जाएगा इसका, यानी कि नॉर्मलिटी कितना आ गया, नॉर्मलिटी आ गया 0.1 आ गया। अब जैसे नॉर्मलिटी आ गया, ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन पता है, हमारे पास एक फार्मूला होता है ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल क्या नॉर्मलिटी गुणे तुल्यांकी भार। तो जब तुल्यांकी भार आप निकालेंगे ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या नॉर्मलिटी, तो आप जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 630 आ जाएंगे। और जैसे 630 आ जाता है इसका तुल्यांकी, इसका अणुभार क्या होगा, अणुभार निकालने के लिए तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा एसिड का मालिका वेट अपॉन क्या n। तो तुल्यांकी भार कितना आया है, तो तुल्यांकी भार ये मालिका वेट इक्वल क्या तुल्यांकी भार इनटू n, तो 630 गुणे n की वैल्यू क्या है 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, उसका क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर
वेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसके कैलकुलेशंस को लगाते हैं। ओके, चलिए इसको उतारे आप। क्वेश्चन और देख लें आप। 4n HCl के 4n HCl के 40 ml में कितना जल मिलाया जाए कि प्राप्त विलयन की नॉर्मलता n/10 हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा है कि हमारे पास 4n HCl के 40 ml है, यानी HCl की नॉर्मलिटी 4 है और इसके आयतन 40 है, वैल्यू 40 है, में कितना जल मिलाया जाए कि प्राप्त विलयन की नॉर्मलता n/10 हो जाए। ठीक है, तो देखिए अगर हमारे पास कोई एक मूल सॉल्यूशन है और मूल सॉल्यूशन में हम कुछ जल डाल देते हैं तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो नॉर्मलिटी इक्वेशंस क्या है, नॉर्मलिटी इक्वेशंस के लिए हम यूज करते हैं N1V1 इक्वल क्या N2V2। ये N1V1 मूल सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये N2V2 क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। से कब होगा, जब इसमें आपने जल डाल दिया तो उसकी नॉर्मलता घटेगी, उसकी जो है कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो N1 क्या है 4 और V1 कितना है 40, ठीक है, यानी कि 4 into क्या V1 कितना 40 इक्वल इसकी नॉर्मलिटी कितनी आ रही है n/10 मतलब क्या 0.1 और यही वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से V2 जब निकलेगा तो V2 इक्वल क्या हो जाएगा 4 into 40 अपॉन क्या 0.1, ये 160 अपॉन 0.1 यानी क्या 1600 ml आ गया। ठीक है, ये तो V2 आ गया, लेकिन कह रहा है क्या कितना जल मिलाया जाए, कितना जल मिलाया जाए कि प्राप्त विलयन की नॉर्मलता कितना n/10 हो जाए। तो 1600 माइनस क्या कर देंगे 40 कर देंगे, तो 40 करने के बाद क्या आएगा 1560 ml। तो यानी 1560 ml अगर जल मिला दिया जाए तो उस विलयन की नॉर्मलता क्या हो जाएगी n/10 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, तो उसको आप ऐसे लगा सकते हो N1 कितना है 4 है, V1 कितना है 40 है, फिर आप आगे बढ़े तो देखिए क्या N2 कितना आ गया 0.1 और क्या आपको V2 निकालना है, तो इसके आप इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। वो कह रहा है कितना जल मिलाया जाए, तो फिर लास्ट में क्या करेंगे जो भी वॉल्यूम आ रहा है V1 से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, जो शेष बचेगा वो ऐड की हुई वाटर की अमाउंट होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस है। ठीक है, देखिए आपको जो भी क्वेश्चंस मिले उसको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, जो नहीं आ रहा है वो हमसे आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ लीजिए, हम उसको आपको सॉल्व करके आपको बता देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सॉल्व करें। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, आप अपने टेक्स्ट बुक में देखिएगा बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, और जो भी न्यूमेरिकल्स ना आए समझ में वो आप हमको बताइए, हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। ओके, थैंक यू।